जिनका भी हाथ राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके में है तंग, जिनका भी हाथ राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके में है तंग, तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से जुड़ जाओ एजुकेशन की दुनिया के संग, क्योंकि आप ही के लिए शुरू की है ये जंग। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज है 22 मई 2023 सोमवार। सबसे पहले आज अध्ययन करेंगे आज का करंट अफेयर्स। उसके बाद है महंगाई राहत कैंप, जिसमें महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर है माही की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, पूरी जानकारी लेंगे। फिर है लोक देवता वीर कल्लाजी, तल्लीनाथ जी और देव बाबा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज का करंट अफेयर्स में है जोधपुर में किया जाएगा मेगा जॉब फेयर का आयोजन, कब से कब होगा, क्या है मेगा जॉब फेयर, पूरी चर्चा करेंगे विस्तार से। दिल्ली में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड दिया गया, किसे प्रदान किया गया ये देखेंगे। राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित कहाँ किया गया है और कौन कौन से पार्क राज्य में स्थापित हैं। राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कौन सा हुआ है, किस जिले में है और कौन कौन से हैं। प्रदेश के जिलों के लिए 3D सिटी मॉडल विकसित, क्या है 3D सिटी मॉडल ये देखेंगे। राज मत्स्य पोर्टल किया गया लॉन्च, क्या है इसका संबंध, किससे है इसका संबंध और क्या क्या है और कौन कौन से पोर्टल हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। माही की सहायक नदियों में पहले परीक्षक का पंजा, 5 ऐसे प्रश्न देखेंगे लोक देवताओं और इन नदियों में जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। उसके बाद इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद है 10 का दम, यानी 10 रिवीजन प्रश्न जो आपके रिवीजन की समस्या को ख़त्म कर देंगे। यानी रोज रोज यहाँ रिवीजन प्रश्न आते हैं, उससे आपकी रिवीजन की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है अपने विश्वास पर अडिग रहे, आप दुनिया बदल सकते हैं। अपने विश्वास पर अडिग रहे, आप दुनिया बदल सकते हैं। यानी आपने लक्ष्य तय कर लिया है तो उसे पर अडिग रहे, उसे पाना ही है हर हाल में, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो। वो लक्ष्य एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया भी बदल सकता है और आप उस पर लगातार उसके लिए मेहनत करते रहें। तो अब करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। सबसे पहले है आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा 23-24 मई 2023 को 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। यानी 23-24 को 2023 को किसके द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इसका मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो इसका जवाब होगा जोधपुर में। कब से कब, 23 से 24 मई 2023 को, ठीक है, जोधपुर में। तो ये मेगा जॉब फेयर होता क्या है, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक ही स्थान पर अनेक कंपनियां उम्मीदवारों को यानी लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती हैं। तो उनकी योग्यता क्या होती है, योग्यता होती है जैसे 10वीं 12वीं स्नातक यानी BA MA BSc वगैरह कर रखी हो, ITI को डिग्री डिप्लोमा किया हुआ हो या कोई भी कोर्स किया हुआ हो, चाहे वो अनुभवी हो चाहे नया हो, फ्रेशर हो, उनके लिए यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। तो आयोजन कौन करवाता है, अभी देखा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। तो इससे पहले भी कहाँ कहाँ आयोजन हुए ये देख लेते हैं। पिछले साल हुआ जयपुर में राजस्थान DG फेस्ट का आयोजन। यह आयोजन हुआ था 11 और 13 नवंबर को। ये जोधपुर में होता 11-13 नवंबर को। एक सेकेंड, यहाँ जयपुर में आयोजन हुआ था 19-20 अगस्त को 2022 में। और जोधपुर में पिछले साल राजस्थान DG फेस्ट का ही आयोजन हुआ था। ये हुआ था 11-13 नवंबर 2022 को। इसके अलावा बीकानेर में हुआ एक राजस्थान मेगा जॉब फेयर। कौन सा, मेगा जॉब फेयर का आयोजन। ये कब से कब हुआ, ये था 28-29, दो दिन ही था ये, 28-29 नवंबर 2022 को। यानी प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं कि 23-24 मई 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया। रेट मेंस में अभी आए थे प्रश्न ऐसे ही। उसके बाद
उदयपुर में किया गया, ये था 4-5 जनवरी 2023 में। इसके अलावा और एक जयपुर में और किया गया था, कौन सा, IIT मेगा जॉब फेयर, मेगा जॉब फेयर, इसका आयोजन किया गया था 19 और 21 मार्च 2023 में। इसके अलावा आगे भरतपुर में हुआ, यानी संभाग स्तर पे हो रहे हैं ये, भरतपुर में 23 और 24 मार्च 2023 को, यानी इनके बाद जयपुर में जब 19-21 मार्च को हुआ, 19 से 21 मार्च के बीच, तो फिर भरतपुर में 23 से 24 मार्च के बीच आयोजन हुआ। फिर अजमेर में हुआ, अजमेर में कब से कब था, ये था 20-21 अप्रैल 2023 को। और हाल ही में सवाई माधोपुर में हुआ, एक सवाई माधोपुर में हुआ था, ये 13 मई 2023 को, यानी ये संभाग स्तर पे नहीं है, लेकिन यहाँ भी राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इसके अलावा अब जोधपुर में होगा मेगा जॉब फेयर का आयोजन, मेगा जॉब फेयर का आयोजन ये होगा 23-24 मई को 2023। ठीक है, याद रखना है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा आयोजन करवाए जा रहे हैं। और ये कहाँ पे होगा, ये जोधपुर में ये कॉलेज है, कौन सा, राजकीय पॉलिटेक्निक ग्राउंड, कॉलेज का ग्राउंड है, वहाँ जोधपुर में आयोजन किया जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 मई को राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड से दिल्ली में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, RS खंगारोत, विनीत कुमार शर्मा या सियाराम चौधरी? तो इनमें डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी को अभी हाल ही में राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ सम्मान दिया गया, कौन सा, माघ सम्मान। और RS खंगारोत को इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, आर्ड्रे ड्रेस पालम्स एकेडमिक्स। और विनीत कुमार शर्मा जी को ये राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड दिया गया है। अगला है सियाराम चौधरी, इन्हें हीरोज ऑन द रोड अवार्ड दिया गया 2023। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? तो इसका सही जवाब होगा बर्ड पार्क है उदयपुर में। अजमेर में कौन सा पार्क है? रेत पार्क या सैंड पार्क, यानी मिट्टी पार्क, सैंड पार्क, ये कहाँ है? अजमेर में। इसके बाद है जोधपुर में है साइबर पार्क, कौन सा? साइबर पार्क। और उदयपुर में अभी देखा बर्ड पार्क, और एक और पार्क है उदयपुर में, कौन सा? तितली पार्क। कोटा में स्नेक पार्क यानी सांप है, स्नेक पार्क। ऑक्सी पार्क यानी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सी पार्क। अबेड़ा पार्क। और स्ट्रेस तनाव, स्ट्रेस पार्क, ये कहाँ है? कोटा में। उसके बाद और भी हैं, जैसे सीकर में है क्या, इको पार्क, अपने जयपुर में है सिटी पार्क मानसरोवर में। और क्या वो नीमराणा प्लस घिलोट, ये दोनों हैं कहाँ? अलवर में। यहाँ क्या है? ये है जापानी पार्क, यानी औद्योगिक इकाइयों के लिए। तो अजमेर में रेत पार्क, सैंड पार्क, जोधपुर में साइबर पार्क, उदयपुर में तितली पार्क और बर्ड पार्क, कोटा में स्नेक पार्क, ऑक्सी पार्क, अबेड़ा पार्क, स्ट्रेस पार्क, नीमराणा गिलोट, अलवर में जापानी पार्क, जयपुर में सिटी पार्क और सीकर में इको पार्क। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? भांजा अमली 12, सोरसेन 12, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, खीचन जोधपुर?
तो इसका सही जवाब होगा भांजा अमली 12। इसे हाल ही में घोषित किया गया है और ये इसका क्षेत्रफल है 146.21 वर्ग किलोमीटर। ये राज्य का तो है 27वां किसका, और 12 का है 5वां, 12 जिले का 5वां कंजर्वेशन रिजर्व। ये कंजर्वेशन रिजर्व होते क्या हैं? ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क को या अभ्यारण्यों को आपस में जोड़ते हैं, या ऐसे संरक्षित वन क्षेत्र फॉरेस्ट जिन्हें एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे संरक्षित वन क्षेत्र से जोड़ते हैं, ये कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं। और घोषणा करती है, जैसे वन विभाग इनकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है और राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है उनकी जांच करके। तो राज्य का पहला फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व था बिसलपुर। कौन सा? बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। ये है टोंक में, और कब बनाए? 2008 में बना था। और हाल ही में 24वां, 25वां और 26वां, यानी 24वां सोरसेन 12, हमीरगढ़ भीलवाड़ा 25वां और खींचन 26वां, ये तीनों बने हैं 22 अप्रैल 2023 को। किस दिन? पृथ्वी दिवस के दिन। यानी अब राजस्थान में कुल 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रदेश के किन जिलों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? कहाँ किए जाएंगे? किन शहरों में? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, नागौर, हनुमानगढ़। तो इसका सही जवाब होगा जोधपुर में। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा, ये 4 जिलों में 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। अब ये 3D सिटी मॉडल होते क्या है? ये हैं जैसे शहरों की भूमि होती है, उसका उपयोग किस प्रकार से करना है वो पहले ही 3D मॉडल द्वारा तैयार कर लेते हैं। जैसे नई सड़कों का, फ्लाईओवरों का निर्माण कैसे होगा, नई कॉलोनियाँ कैसे बसानी है या उनका विस्तार कैसे करना है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा, ये 3D मॉडल के द्वारा पहले ही तैयार कर लिए जाएंगे। यानी राज्य सरकार शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग और प्रबंधन के लिए 3D सिटी मॉडल विकसित करेगी। तो कहाँ कहाँ? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। ये जयपुर और चित्तौड़गढ़ में सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाएंगे। क्या? सैटेलाइट चिकित्सालय कहाँ कहाँ? जयपुर के करबला क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ में। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, ये SDG जो सतत विकास लक्ष्य गोल हैं 17, वो सूचकांक का तहत रिपोर्ट आती है। उसके तहत 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0, यानी 1, 2, 3 और 4, इसके तहत फर्स्ट रैंक का ये राजस्थान में इनकी। 1.0 के तहत झुंझुनू की, 2.0 में कोटा, 3.0 में जयपुर और 4.0 में इनकी सीकर की। हाल ही में जो 2023 में आया वो आया है 4.0, जिसमें सीकर की फर्स्ट रैंक आई है। झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, नागौर और हनुमानगढ़, इनके जिला चिकित्सालयों पर ब्लड बैंक खोले जाएंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बेंगू में और नागौर के जायल में, यानी जायल नागौर और नौहर हनुमानगढ़, यहाँ ब्लड बैंक खोले जाएंगे जिला चिकित्सालयों में। झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, नागौर, हनुमानगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया गया? यानी कौन सा पोर्टल है मत्स्य विभाग की योजनाओं के लिए किया गया है? संचार साथी पोर्टल, संस्था आधार पोर्टल, सारथी पोर्टल या राज मत्स्य पोर्टल? तो संचार साथी पोर्टल का उद्घाटन अभी ये लॉन्च हुआ था, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया था। यानी जो खोए हुए मोबाइल होते हैं, कौन से खोए हुए मोबाइल, उनका ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। आगे संस्था आधार पोर्टल, ये नई संस्थाएं जो आती हैं, कौन सी नई संस्थाएं
उनका ऑनलाइन रजिस्टर करवाने के लिए, उनको रजिस्टर करवाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। आगे सारथी पोर्टल, यह है राजस्थान परिवहन विभाग का, परिवहन विभाग का किस लिए, ऑनलाइन आरसी बनवाने के लिए, ऑनलाइन आरसी बनवाने के लिए। अब है राज मत्स्य पोर्टल, यह है किसका, मत्स्य विभाग का। जो मत्स्य विभाग की योजनाएं हैं, मत्स्य विभाग की योजनाएं, इनसे संबंधित जानकारी प्लस आवेदन की जो प्रक्रिया है वो अब ऑनलाइन ही मिलेगी। यानी मत्स्य विभाग की योजनाओं की जानकारी और ऑनलाइन वो आवेदन, ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है किसके द्वारा, राज मत्स्य पोर्टल द्वारा। राजस्थान के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है, श्री लालचंद कटारिया जी, श्री लालचंद कटारिया। राजस्थान के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है, श्री लालचंद कटारिया जी। अब है आज योजना, महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। आज से पुरस्कार समाप्त हो चुके हैं, उनका रिवीजन लगातार 10 के दम यानी 10 रिवीजन प्रश्नों में करते रहेंगे। तो आज महंगाई राहत कैंप चल रहा है और डेफिनेट परीक्षाओं में इससे प्रश्न आएगा ही। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या इनसे संबंधित बातें हैं, उनकी आज चर्चा कर लेते हैं। महंगाई राहत कैंप ये 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक चलेगा, जिसकी यानी इसकी शुरुआत श्री अशोक गहलोत जी द्वारा ग्राम पंचायत महापुरा जयपुर से की गई थी। कहाँ से, ग्राम पंचायत महापुरा जयपुर, ये बहुत जरूरी है। उद्देश्य जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाने के लिए, यानी जो परिवार हैं उनको इन योजनाओं की जानकारी देना, योजनाओं से जोड़ना, योजनाओं की लाभ देना, ये इस महंगाई राहत कैंप का उद्देश्य है। अब कितनी योजनाएं इसमें, 10। कौन कौन सी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, यानी 2 तो स्वास्थ्य से संबंधित हो गई, एक घरेलू यानी गैस सिलेंडर से, और एक और अभी अन्नपूर्णा, वो भी घर से संबंधित। दूसरी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, यानी 2 बिजली से संबंधित। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, यानी ये खेती के लिए, ये घरेलू। उसके आगे रोजगार की 2, यानी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। एक है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। यानी 2 योजनाएं स्वास्थ्य से, 2 गैस सिलेंडर और अन्नपूर्णा, कौन सी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, ये घरेलू कार्य से संबंधित आ गई। और मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली और ये कृषि बिजली वाले, ये बिजली संबंधित। 2 रोजगार की होगी, ग्रामीण रोजगार गारंटी और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी। उसके अलावा 2 पेंशन, यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, यानी गायों का बीमा। अब इनके बारे में कल विस्तार से एक एक योजना के बारे में चर्चा करेंगे पूरी डिटेल के साथ। अब है 10 का दम, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। यह है राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और 2022 में दिया गया था आशीष पुरोहित को। इनकी रचना थी ऐनान के लिए, किसके लिए, ऐनान के लिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का लोकभूषण सम्मान 2021 किसे दिया गया, ये 2022 में दिया गया उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। 2022 में डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया गया है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा 2022-23 के पुरस्कारों के बारे में असत्य है, यानी कौन सा गलत है, किसे नहीं दिया गया। यह है राजस्थानी भाषा सम्मान डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान राम बख्श मुंबई,
सूर्यमल मिशन पुरस्कार मधु आचार्य, शिवचंद भरतिया पुरस्कार ब्रजरतन जोशी। तो पहले ये राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। इनका अध्यक्ष कौन है? शिवराज छंगाणी। अब राजस्थानी भाषा सम्मान डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, हाँ ये सही है। तो और डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी को एक और अवार्ड मिला है, जनार्दन राय नागर पुरस्कार, जनार्दन राय नागर पुरस्कार और राजस्थानी भाषा सम्मान डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान राम बख्श मुंबई, यानी ये इन्हें दिए गए क्योंकि ये राजस्थानी भाषा में यानी राजस्थानी में अपनी रचनाएं लिखते हैं, लेकिन है कहाँ के? प्रवासी हैं, मुंबई के हैं। तो राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान राम बख्श मुंबई को। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मधु आचार्य, यानी मिश्रण किनका? मधु और आचार, यानी मीठे का और आचार का, ऐसे समझ। शिवचंद भरतिया पुरस्कार ब्रजरतन जोशी, ये दोनों सही हैं, ये गलत है। इसमें शिवचंद भरतिया पुरस्कार मिला है कमल रंगा को और ब्रजरतन जोशी को दिया गया है महाराजा, वो ब्रजरतन जोशी को दिया है राजस्थानी संस्कृति सम्मान, संस्कृति सम्मान ब्रजरतन जोशी को दिया गया। और एक और दिया गया कमल रंगा को। यह केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का पुरस्कार, ये किसके द्वारा? ये दिया गया है केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 के बारे में आ सकते हैं। राव सिया सम्मान डॉक्टर रमेश रलिया, पद्मश्री डॉक्टर कोमल कोठारी सम्मान कालूनाथ कालबेलिया, राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह पुरस्कार रवि बिश्नोई, यानी किन को कौन सा अवार्ड दिया गया है? पहले तो मारवाड़ रत्न पुरस्कार मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में दिया जाता है। कब? 12 मई को, जिस दिन यानी जोधपुर का स्थापना दिवस है और जोधपुर की स्थापना हुई थी 12 मई 1459 ईस्वी को। किसने की थी? राव जोधा ने। और 2023 में कौन सा स्थापना दिवस है? 565वां, यानी 12 मई को 1459 को राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। 565वां स्थापना दिवस 2023 में ये अवार्ड दिए गए हैं। इनसे संबंधित कौन सा गलत है? राव सिया सम्मान डॉक्टर रमेश रलिया, राव सिया सम्मान ये दिया गया है अश्विनी वैष्णव जी को, जो कौन है? राजस्थान की वो भारत के रेल मंत्री। और डॉक्टर रमेश रलिया को दिया गया है महाराजा हनुवंत सिंह सम्मान, ये 2023 के दिए गए हैं। पद्मश्री डॉक्टर कोमल कोठारी सम्मान कालूनाथ कालबेलिया को, यानी ये गलत है इसमें। और राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को बालिका शिक्षा के लिए। चिरंजीव शिवराज सिंह पुरस्कार रवि बिश्नोई जो क्रिकेटर हैं, जोधपुर से इनका संबंध है। ये बाकी सब सही हैं, ये एक गलत था। अगला है जयपुर साहित्य सम्मान 2023, यानी ये दिया गया है फतेह सिंह भाटी को। इनकी रचना थी उमादे के लिए दिया गया है। लीडर ऑफ डेकेड सम्मान ये दिया गया है अशोक चांदना जी को। ये कौन है? राजस्थान के खेल मंत्री। अगला है जयपुर साहित्य सम्मान, नहीं ये जयपुर साहित्य सम्मान नहीं है, यह है श्री द्वारका प्रसाद। कौन सा? श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार 2023 में ये इरशाद कामिल को दिया गया है। किसको? इरशाद कामिल को। ये कौन है? संगीतकार हैं ये, संगीतकार। इसके लिए ट्रिक भी थी। ये JLF में यानी जयपुर
लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर साहित्य महोत्सव में दिया गया था, जिसका आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 में किया गया और इसका वो 16वां संस्करण था। तो ये इसके लिए ट्रिक है, JLF में द्वार पर गीत गाने से यानी संगीत, प्रसाद मिलेगा, काम मिल से मिलेगा, और प्रसाद से प्रसाद भी, द्वार का प्रसाद, और इरशाद और द्वार पर से द्वार का, यानी JLF में द्वार पर गीत गाने से प्रसाद मिलेगा। ठीक है। अगला है लाइफ टाइम मरुरत्न पुरस्कार 2022। ये दिया गया है मधु आमेरिया और प्रोफेसर RK गर्ग को। RK गर्ग। CBSE का सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड राजस्थान में 2 को दिया गया है। एक तो संध्या व्यास यानी CBSE देती है ये अवार्ड, और एक हेमा जोशी। दोनों का संबंध झुंझुनू से है। महंगाई राहत कैंप कहाँ से शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके जवाब आपको देने हैं। महंगाई राहत कैंप की शुरुआत कहाँ से हुई और कब से हुई, और एक और बता देना कब तक चलेगा, कब तक। अब भूगोल सबसे पहले देखेंगे परीक्षक का पंजा। निम्न में से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नहीं है? शिक्षक ग्रेड सेकंड 2018 और RPSC रिसर्च अधिकारी 2020 में आया हुआ है। सोम, जाखम, वाक्कल या चाप, यानी माही नदी की सहायक नहीं है तो वाक्कल। एन्ना चुपचाप रेल माही सोजा, ए से राव, अन्ना से अनास, चुपचाप से चाप, रेल से मोरेल, माही से माही की, सो से सोम और जा से जाखम, यानी वाक्कल नहीं है। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह नहीं जिसका उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में छोड़ती है। RS प्री 2012 में लूणी, माही, साबरमती या पश्चिमी बनास। तो इसका सही जवाब होगा माही का, यानी माही नदी। लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से और ये कच्छ के रण में अपना जल घेरती है। उसके बाद है माही, जिस काम ने विंध्याचल पर्वतधार जिला मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और माही नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल घेरती है। साबरमती नदी का उद्गम है गोगुंदा पहाड़ियाँ उदयपुर से और ये अपना जल गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में घेरती है। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? कनिष्ठ अनुदेशक 2019, चेन्ना, माही, सोम या अनास। कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा में नहीं बहती? तो यह है सोम नदी। ये उदयपुर और डूंगरपुर में ही बहती है। इसका उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है उदयपुर से, और ये विलय होती है इसका नवाटापुरा गांव, जहां सोम, जाखम और माही का त्रिवेणी संगम होता है डूंगरपुर में। तो माही की सहायक नदी है और उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। राजस्थान में माही नदी किन जिलों की सीमा बनाती है? कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी डिग्री 2020 में आया है। उदयपुर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर राजसमंद। तो इसका सही जवाब होगा माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा बनाती है। अनास एक सहायक नदी है। शिक्षक ग्रेड सेकंड 2019 संस्कृत शिक्षा। गंभीरी की, साबरमती की, माही की, लूणी की। अभी देखा ए अन्ना चुपचाप रेल माही सो जा, अन्ना अन्नास किसकी? माही की। अब है विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कल हमने माही नदी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, कल यानी शनिवार को। आज माही नदी की जो सहायक नदियाँ उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ट्रिक है ए अन्ना चुपचाप रेल माही सो जा, यानी माही की सहायक नदियाँ ए से एराव, अन्ना से अनास, चुपचाप से चाप, रेल से मोरेल और माही से माही की नदियाँ, सो से सोम और जा से जाखम। उद्गम होता है सोम नदी पहले। उद्गम ऋषभदेव बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। विलय नवाटापुरा गांव माही नदी में डूंगरपुर में। नवाटापुरा गांव का है डूंगरपुर, जहां बेणेश्वर मेला लगता है और त्रिवेणी संगम है। परियोजनाएं इस पे सोम कागदी पिकअप बांध परियोजना उदयपुर,
सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर। ये 2 परियोजनाएं हैं, सोम के नाम से ही है। सोम कमला पिकअप बांध परियोजना। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है, जो किस पे है, माही नदी पर। कागज पिकअप और बांस किस में है, कागज पिकअप किस में है, बांस में, उसमें कागज और बांस किस में है, पिकअप में। और ये माही नदी पर ये बांध। अब है जाखम नदी, जिसका उद्गम बहोर माता की पहाड़ियाँ छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, और इसका विलय नरोवर बिलूरा डूंगरपुर में माही नदी में होता है। इस नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, 81 मीटर ऊंचा, और सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, जो माही नदी पर है, 3109 मीटर या 3.1 किलोमीटर। चाप, इसका उद्गम कालिंजरा बांसवाड़ा से, जिसका विलय माही नदी में। कालिंजरा बांसवाड़ा से उद्गम, विलय माही नदी में। एराव, इसका उद्गम प्रतापगढ़ से और विलय सोमालिया बांसवाड़ा में, माही नदी में। अगली नदी है अनास। अनास का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से। ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से ही अनास का उद्गम होता है। राजस्थान में मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और इसका विलय होता है गलियाकोट माही में डूंगरपुर जिले में। गलियाकोट कहाँ है, डूंगरपुर में। और इस पर परियोजना है अनास परियोजना, जो कहाँ है, बांसवाड़ा में। यानी ऐसे पूछ सकता है कि अनास परियोजना किस जिले में है, बांसवाड़ा में। मोरेल, जिसका उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ी से, और इसका विलय माही में गलियाकोट डूंगरपुर में। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले सहायक नदियाँ एन्ना, चुपचाप, रेल माही, सोजा। एराव, अनास, चाप, मोरेल, माही, सोम और जाखम। सोम नदी, इसका उद्गम ऋषभदेव बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। विलय नवाटापुरा गांव माही में डूंगरपुर में। इस पर परियोजना सोम कागदी पिकअप बांध परियोजना उदयपुर, और सोम कमलाम्बा परियोजना डूंगरपुर। कागदी पिकअप बांध माही नदी पर बांसवाड़ा में। जाखम, उद्गम बंवर माता की पहाड़ियाँ छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, और विलय नरवर बिलूराम डूंगरपुर में, माही नदी में। इस नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। चाप नदी, जिसका उद्गम कालिंजरा बांसवाड़ा से, विलय माही नदी में। एराव, जिसका उद्गम प्रतापगढ़ से, विलय सोमालिया बांसवाड़ा माही नदी में। अगली नदी है अनास, उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से, और विलय गलियाकोट माही में डूंगरपुर में। परियोजना है अनास परियोजना, जो बांसवाड़ा में है। और मोरेल, इसका उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ी से, विलय माही में गलियाकोट डूंगरपुर में। अब 10 का दम रिवीजन प्रश्न। आपको भी जवाब आते हैं तो साथ साथ में सोचते रहना है। जैसे गग्गर नदी का उद्गम, यह काल का पहाड़ी शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश। कल शिवजी हिमाचल से घाघरा लाए, किस कौन से रंग का, काले पीले रंग का। कालीबंगा पीलीबंगा रंग में लिए 3 सभ्यताएं इसके किनारे। गग्गर नदी के उद्गम उपनाम है, जैसे सोतर, नट, यानी सोन, घर पर, यानी गग्गर हो गई, घर पर, मृत, ब्रह्मा, और दृष्टवती, ये इसकी उपनाम हो गई इसके। अगली नदी है रूपनगढ़ नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, अजमेर से, और एक गिरती है सांबर झील में। रूपारेल नदी का उद्गम, इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, जो कहाँ है, अलवर में। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। रूपारेल, मेथा, खंडेला, खारी नदियाँ सांबर झील में गिरती है। साबी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। मेथा नदी का उद्गम मनोहर थाना पहाड़ी जयपुर से, और कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से। तो इनमें रूपारेल सांबर में नहीं गिरती, सांबर झील में, इसकी जगह रूपनगढ़ गिरती है। कौन सी, रूपनगढ़। बाकी रूपनगढ़, मेथा, खंडेला और खारी तीनों सांबर झील में गिरती है।
यानी झील में रूपा ने, झील के खड्डे से खंडेला, में से मेथा, रूपा ने यानी रूपनगढ़, खारा से खारी और जल भर दिया, भर से सांबर और जल से यानी ये गिरती है। यानी झील के खड्डे में रूपा ने खारा जल भर दिया। और साबी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से, मेथा नदी का मनोहर थाना पहाड़ी जयपुर से, कांतले नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी या सिक्कर से। ठीक है, और बाकी सही है, यही असत्य कथन था। अब है अगला प्रश्न, माही नदी के उपनाम कौन कौन सी हैं? कांठल की गंगा, कांठल की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की, और दक्षिणी राजस्थान की गंगा। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में संगम है, यहाँ त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदियाँ? सोम, माही और जाखम का, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। माही नदी पर बांध, माही नदी पर कौन कौन से बांध है? एक बांध है पहला, यह है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, जो कहाँ ये 140 किलोवाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितना? 3109 मीटर या 3.1 किलोमीटर। और ये इस पर माही बजाज सागर परियोजना भी है। दूसरा बांध है, ये तो पहला हो गया, दूसरा है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध, जो कहाँ है? बांसवाड़ा में। और तीसरा बांध है कडाना बांध, ये पंचमहल गुजरात में है, गुजरात में। माही नदी पर 2 बांध राजस्थान में है, माही बजाज सागर और कागदी पिकअप। लेकिन वो कुल 3 बांध है, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध। 56 के मैदान का निर्माण करती है कौन सी नदी? माही नदी। लेकिन 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? 56 की पहाड़ियाँ ये है बाड़मेर में, जो बाड़मेर बेसिन का निर्माण करती है। निम्न नदियों का उद्गम स्थल आपको बताना है, सोम का और जाखम का। कहाँ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब है कला संस्कृति। पहले परीक्षक का पंजा 5 प्रश्न देख लेते हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए किस प्रकार का पैटर्न रहता है ये पकड़ने की कोशिश करना। सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुस्तकालय अध्यक्ष 2020। लोक देवता और उनका संबंध है, कल्लाजी का सर्प नहीं, कल्लाजी, गोगाजी, करणी माता, पापू जी, ये हैं। इनका संबंध देखना है, सर्प, भूत प्रेत, ऊंट, चूहा। यानी ऑप्शन है 1 में कल्लाजी में ब, भूत प्रेत द। यानी पहले देख लेते हैं, कल्लाजी का संबंध है इनसे, और गोगाजी है सर्प, करणी माता चूहों की, और पापू जी का ऊंट। तो यानी 1 में ब, तो सभी में आ रहा है ये तो। दूसरा है गोगाजी है, इन 2 में आ रहा है, यानी ये 2 हैं, ये 2 तो हट गए। करणी माता का द, चूहा, तो इसमें भी नहीं है, ये भी हट गया, ये सही होगा इसका जवाब। यानी कल्लाजी का संबंध भूत प्रेत, गोगाजी का सर्प, करणी माता चूहा और पापू जी ऊंट। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019। अन्नपूर्णा माता, शाकंभरी माता, नारायणी माता, नागणेची माता। तो अन्नपूर्णा माता या बुडवाई माता या जमवाई माता, ये एक ही नाम है जिनका मंदिर है जमवारामगढ़ में। ये कछवा वंश की कुल देवी है, किनकी? कछवा वंश की। शाकंभरी माता यह है चौहानों की कुल देवी, चौहानों की। नारायणी माता ये सेन समाज या नाइयों की कुल देवी है। नागणेची माता ये है राठौड़ राजवंश की। ये प्रश्न 2-3 बार आया हुआ है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिक्षक ग्रेड सेकंड 2017, लोक देवता और उनके मुख्य स्थल, पापूजी, कोलू, गोगाजी, गोगामेड़ी, तेजाजी, परबत्सर, मल्लिनाजी, पिचिया। पापूजी का जन्म और मेला कोलूमंड फलोदी जोधपुर में ही जन्म हुआ था और वहीं इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। गोगाजी इनकी गोगामेड़ी यानी इनका धड़ गिरा था यहाँ पे, जिसे धुरमेड़ी भी कहते हैं। तो यानी ये दोनों तो सुमेलित हो गए। तेजाजी परबत्सर नागौर, यहाँ इनका पशु मेला लगता है तेजाजी से संबंधित। और मल्लिनाथ जी पिचियाक, यहाँ नहीं, इनका तिलवाड़ा बाड़मेर में मंदिर है, कहाँ बाड़मेर में, और यहीं इनसे संबंधित मेला लगता है, यानी सुमेलित ये नहीं है तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? ये 1567-68 में हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा साका अकबर के विरुद्ध। चित्तौड़ का शासक था उदय सिंह और सेनापति जयमल। तो कौन से वीर थे या कौन से लोक देवता थे जो वीर गति को प्राप्त हुए? पापूजी, तेजाजी, कल्लाजी, हड़बूजी। तो इसका जवाब होगा कल्लाजी। अगला प्रश्न है, जोधपुरों के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। अभी पहले भी देखा फिर देखा ये प्रश्न। ये 2011 में आया था शिक्षक ग्रेड सेकंड गणित के पेपर में। करणी माता, नागणेची माता, शीतला माता या औड़ माता। तो इसका सही जवाब होगा नागणेची माता। अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अब है वीर कल्लाजी। आज और कल लोक देवता के बारे में संपूर्ण अध्ययन हो जाएगा, फिर अगली कक्षाओं से लोक देवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज है वीर कल्लाजी राठौड़। इनका जन्म समय है 1544 ईस्वी 1601 विक्रम संवत। तिथि थी आश्विन शुक्ल अष्टमी और स्थान जन्म स्थान सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। यानी ज़्यादातर इनसे ये प्रश्न पूछा गया है। इनका जन्म स्थान सामियाना गांव नागौर से। इनके पिता का नाम आस या अमर और अचल सिंह, जो भी आस सिंह, अमर सिंह, अचल सिंह, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दे रखा है। माता श्वेत कंवर, इनके दादा थे राव दूदा और इनकी बुआ जी का नाम था मीराबाई। कौन? मीराबाई। गुरु भैरवनाथ और चाचा थे जयमल राठौड़, जो चित्तौड़ के साके में सेनापति थे। और कुल देवी हैं इनकी नागणेची माता, यानी राठौड़ वंश की। इनके उपनाम है जैसे 4 भुजा वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, शेषनाग का अवतार, केहर, कल्याण, कमदण, योगी। ये 4 भुजा वाले देवता इसलिए कहलाते हैं जब चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया 1567-68 में, तो उस समय सेनापति थे जयमल। तो उनके पाँवों से वो घायल हो गए, यानी पाँव काम नहीं कर रहे थे, घायल हो गए। तो तब कल्लाजी ने उन्हें अपने कंधों पर बैठा करके और 2 हाथ उनके और 2 हाथ इनके, इसलिए 4 हाथों से एक साथ युद्ध किया। तो इसलिए इन्हें 4 भुजा वाले देवता कहते हैं। ये शेषनाग का अवतार भी हैं, यानी इनका प्रतीक शेषनाग का अवतार के रूप में दिखाया जाता है। केहर, कल्याण, कमदन और योगी ये उपनाम हो गए। आगे है 1567-68 में चित्तौड़ पर तीसरा साका अकबर का आक्रमण हुआ है, जिसमें चित्तौड़ के शासक उदय सिंह के सेनापति जयमल राठौड़ घायल हुए। वीर कल्लाजी द्वारा जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध करना, यानी युद्ध किया। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के पास ये वीर गति को प्राप्त हो गए। और कषणा, शादी हुए बिना ही कल्लाजी पर सती हो गई, यानी ज़्यादातर सती जिनकी शादी होती है, शादी हो चुकी होती है, वही अपने पति की वीर गति या मृत्यु के बाद सती होती है। लेकिन ये कषणा जिनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी ये कल्लाजी पर सती हो गई। इनका मुख्य मंदिर या छत्री है भैरव पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग और सांबलिया डूंगरपुर, यानी ये महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, इनसे प्रश्न आते रहते हैं। और अभी देखा हमने इनके मंदिर में सांप, कुत्ता, बिच्छू काटे हुए व भूत प्रेत का इलाज, यानी इनका संबंध भूत प्रेत से, अभी प्रश्न देखा था। इनकी मुख्य पीठ है रनेला चित्तौड़गढ़। इनकी पीठों को सेला कहते हैं, क्या? सीला। मुख्य पीठ या सिद्ध पीठ है रनेला चित्तौड़गढ़ में। और इनका मेला प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी को, और जन्म हुआ था अष्टमी को। जन्म तो अष्टमी को हुआ था लेकिन मेला लगता है नवमी को। सांबलिया डूंगरपुर में
काले पत्थर की मूर्ति की पूजा होती है, जहाँ केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। यानी सांबलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की मूर्ति है जहाँ पर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। दोबारा देख लेते हैं एक बार। वीर कल्लाजी राठौड़, जन्म 1544 ईस्वी और विक्रम संवत 1601, तिथि आश्विन शुक्ल अष्टमी, स्थान सामियाना गांव मेड़ता नागौर। इनके पिताजी का नाम आज सिंह, अमर सिंह, अचल सिंह, माता श्वेत कंवर, दादा राव दूधा, बुआ मीराबाई, गुरु भैरवनाथ, चाचा जयमल राठौड़, कुलदेवी नागणेची माता। उपनाम चार भुजा वाले देवता, दो सिर वाले देवता, शेषनाग का अवतार, केहर, कल्याण, कमदन, योगी। आगे है 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर तीसरा साका हुआ अकबर का आक्रमण हुआ, जिसमें शासक थे उदय सिंह और जयमल राठौड़ इनके चाचा जी सेनापति थे। वो घायल होने पर इन्होंने अपने कंधे पर लेकर के युद्ध किया। भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में ये वीरगति को प्राप्त हो गए। और कृष्णा जिनकी शादी नहीं हुई थी इनके साथ, फिर भी वो इन पर सती हो गई। मुख्य मंदिर है भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग और सांबलिया डूंगरपुर में। इनके मंदिर में सांप, कुत्ता, बिच्छू काटे हुए व भूत प्रेत का इलाज होता है। इनकी मुख्य पीठ है रेनलिया चित्तौड़गढ़। इनकी पीठों को कहते हैं सेला। और मेला लगता है प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी को, जबकि जन्म हुआ था अष्टमी को। सांबलिया डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की मूर्ति है, जहाँ केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। आगे है तल्लीनाथ जी। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में राठौड़ परिवार में हुआ। इनके बचपन का नाम था गांगदेव राठौड़। मंदिर था पंचमुखी। इनका मंदिर है पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर में। इनके ओरण को धार्मिक जो हरा भरा क्षेत्र होता है, जैसे अपने भी कोई मंदिर होता है उसके चारों तरफ बाउंड्री करके वहाँ पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, फिर वहाँ से कोई भी कटाई नहीं करता, यानी जुर्माना लगता है पेड़ों को काटने पर। तो इनके जो धार्मिक हरा भरा स्थल है उसे ओरण कहते हैं, और वहाँ से कोई पेड़ नहीं काटता। आगे है देव बाबा। इनका मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। नीम के पेड़ के नीचे इनका मंदिर होता है। और इनके उपनाम है ग्वालों के देवता, पशु चिकित्सक। इनका वाहन है पाडा या भैंसा। और ग्वालों को भोजन कराने से देव बाबा खुश होते हैं। ये गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं। अब है 10 का दम रिवीजन प्रश्न। 10 का दम लोक देवता। इनका जन्म समय देखना है, तिथि देखनी है और स्थान, जन्म स्थान, और इनका मेला कब लगता है। तो गोगा जी का समय है 946 ईस्वी या 1003 विक्रम संवत। और तिथि थी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कृष्ण नवमी। स्थान ददरेवा चूरू में, जिसे शीश मेढ़ी भी कहते हैं। और इनका मेला गोगा नवमी को यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही लगता है, गोगा नवमी को। तेजा जी। इनका जन्म समय है 1064 ईस्वी। तिथि थी माघ शुक्ल चतुर्दशी। और स्थान था खड़नाल, यानी तेजा जी की और नाल कहाँ गढ़ी, खड़नाल में नागौर। खड़नाल का है नागौर, जैसे ना है खड़नाल में ना, और ये नागौर। और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। पापू जी। इनका जन्म समय है 1239 ईस्वी या 1296 विक्रम संवत जो अपना सन चल रहा है, वर्ष चल रहा है, उससे 57 वर्ष आगे होता है। जैसे 39 में 57 जोड़ेंगे तो 96 आएंगे, 946 में 57 जोड़ेंगे तो 1003 विक्रम संवत। तो कभी कभी विक्रम संवत पूछ लेता है, कभी ईस्वी। तो पापू जी का जन्म समय है 1239 ईस्वी और इनका जन्म चैत्र अमावस्या हुआ। चैत्र अमावस्या को कहाँ, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में, और इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को कहाँ, कोलू फलोदी जोधपुर में। और वहाँ थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा,
थाली नृत्य और 13 ताली रामदेव जी के मेले में। अब देवनारायण जी, इनका जन्म हुआ 1243 ईस्वी को, माघ शुक्ल षष्ठी को, माघ शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? आसीन भीलवाड़ा, आसीन भीलवाड़ा। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, क्योंकि इनका निधन हुआ था देवमाली ब्यावर अजमेर में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, और जन्म माघ शुक्ल षष्ठी। और इनका भी, तेजाजी का भी माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म, और मेला वर्त है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। आगे है मेहाजी मांगलिया, इनका जन्म हुआ था 1332 ईस्वी या विक्रम संवत व 14वीं सदी। एक बार प्रश्न आया हुआ 14वीं सदी से इनसे संबंधित, तो इनका जन्म 14वीं सदी या 1332 ईस्वी में हुआ। कब हुआ वो? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कहाँ? ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में। और इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही, यानी इसी दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अब रामदेव जी, इनका समय 1352 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यानी बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं, यानी बाबेरी बीज। बाबेरी बीज को कहाँ हुआ? उडू कश्मीर, उडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में। और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक, यानी एकादशी तक। लेकिन सुरताखेड़ा में इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक। मल्लीनाथ जी, इनका जन्म समय है 1358 ईस्वी। इनका तिथि का ज्ञान नहीं है, और इनका जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर। इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र शुक्ल एकादशी को, यानी यह कृष्ण पक्ष जो आता है उसको बुद्धि और शुक्ल पक्ष को शुद्धि भी कहते हैं, यानी चैत्र बुद्धि एकादशी को और चैत्र शुद्धि एकादशी, यानी इनके बीच इनका मेला लगता है। अब है हड़बूजी, जिनका जन्म समय है 15वीं सदी। ये मेहाजी मांगलिया के ही पुत्र हैं। इनका जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में। कहाँ? बुंडेल नागौर में। अभी रिट में मेन संस्कृत वाले पेपर में प्रश्न आया था कि बुंडेल से संबंध किस लोक देवता से है, तो हड़बूजी का जन्म स्थान है बुंडेल नागौर, जिनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में। अब आगे चलते हैं। पापूजी के अनुयायी शादी में कितने फेरे लेते हैं? 3.5, क्योंकि जब पापूजी की शादी हो रही थी फूलमदे के साथ, तब इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। और जिंदराव खींची, जो कि इनके जीजाजी थे, इनकी वो देवल चारने की गाय थी, उनको चुरा करके ले गए थे, और उनको छुड़ाने के लिए ये चले गए थे 3.5 फेरे लेने के बाद ही। तो इसलिए इनके अनुयायी शादी में 3.5 फेरे ही लेते हैं। पंचपीरों में कौन कौन है? पापूजी, गोगाजी, रामदेव जी, ये प्रश्न आता रहता है, हड़बूजी, मेहाजी मांगलिया, देवनारायण जी और तेजाजी नहीं है। हड़बूजी का मंदिर कहाँ है? यह है बैंगटी गांव, फलोदी, जोधपुर। कहाँ है? बैंगटी गांव, फलोदी,
जोधपुर। जिसका निर्माण अजीत सिंह, जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी में करवाया था। मल्लिनाथ जी के नाम पर बाड़मेर के किस क्षेत्र का नाम पड़ा? मालानी क्षेत्र, जो कहाँ है? बाड़मेर में। देवनारायण जी की फट पर डाक टिकट जारी की गई 2 सितंबर 1992 को। कितने रुपए की? 5 रुपए की। सबसे लंबी और सबसे छोटी फट देवनारायण जी की है, लेकिन सबसे लोकप्रिय फट है उनकी बापू जी की, जिनका नायक व आयड़ जाति रावणत्व वाद्यंत्र से ऊंट बीमार होने पर वाचन करती है, और देवनारायण जी की गुजरबोफा जंत्र वाद्यंत्र से वाचन करते हैं। मेहाजी मांगलिया समकालीन थे किनके? राव चूड़ा के। रामदेव जी ने आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया था। किस लिए? ये जो हिंदू मुसलमान बन गए थे उनको वापस हिंदू बनाने के लिए। तल्लीनाथ जी का मंदिर है कहाँ है? पंचमुखी पहाड़ी, ये कहाँ? पांचोटा जालोर में। पांचोटा जो कि जालोर में पड़ता है, यानी तल्लीनाथ जी का मंदिर पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा जालोर में। वीर कल्ला जी से संबंधित है। वीर कल्ला जी का जन्म, समय, स्थान, तिथि, मेला और ये शहीद कब हुए, सेनापति कौन थे तब, और साका कौन सा था, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीर कल्ला जी का जन्म, समय, स्थान, तिथि, मेला, शहीद कब, सेनापति और साका, यानी कला संस्कृति 10 का दम 10वां प्रश्न, और ये उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। कक्षा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा जिनके लिए भी उपयोगी हो उन तक अवश्य पहुंचाइए। आप कम से कम 3 कक्षा लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा ये कक्षा आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए कितनी फायदेमंद होगी, कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी। अंत में सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम साहब।